हेलो माय अमेजिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अगर हर तरह की बात बोलनी हो, हर तरह का सेंटेंस बोलना हो, इंग्लिश में हर तरह की बात को हम बोल सकें, तो इसके लिए हमको बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी हमको बोलने की ज़रूरत होती है कई बार, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि इन बातों को बोलने के लिए कौन सा वर्ड हमको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको कुछ ख़ास तरह की वोकैबुलरी बताने वाला हूं जो बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए और जो कॉमन नहीं है, यानी कि कॉमन इस सेंस में नहीं है कि हमको इनकी मीनिंग नहीं मालूम होती। तो दोस्तों, बहुत ही स्पेशल क्लास है आज, बहुत ही स्पेशल वोकैबुलरी हम सीखने जा रहे हैं। आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। तो आज की क्लास है दोस्तों वोकैबुलरी, और मैं आपको एक एक करके सारे वर्ड्स बताता हूँ। पहला जो वर्ड है दोस्तों, ये है टूरेट्स। अब ये टूरेट्स क्या है? टूरेट्स दोस्तों, ये एक बीमारी होती है, इसका पूरा नाम है टूरेट्स सिंड्रोम। टूरेट्स सिंड्रोम। तो ये किस तरह की बीमारी होती है, मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता दूं। ये एक ब्रेन डिजीज़ है, ब्रेन की बीमारी होती है ये। इस बीमारी में क्या होता है, लोग, जैसे आपने देखा होगा, लोग हरकतें करते हैं, कुछ ऐसी हरकतें जिनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता। जैसे किसी की आँख ऐसे ऐसे होती रहती है, कोई आदमी अपने कंधे ऐसे ऐसे उचकाता रहेगा और उनका कंट्रोल नहीं होता। कोई अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे कई बार करता है, उनका कंट्रोल नहीं होता। या आवाज़ निकालते तरह तरह की, ऐसे करके आवाज़ निकाल, कुछ भी हो सकता है। कोई, या कुछ लोगों के मुंह से गालियाँ निकलती हैं और उनका कंट्रोल नहीं होता। इसी बीमारी को दोस्तों टूरेट्स सिंड्रोम कहते हैं। मैंने इसकी मीनिंग लिखी है, मैं आपको बताता हूँ। मीनिंग है दोस्तों अ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब है बीमारी, एक तरह की परेशानी। तो अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स, जिसमें होता है रिपेटिटिव, यानी बार बार होने वाली रिपेटिटिव मूवमेंट्स और साउंड्स, जिसमें बार बार होने वाली मूवमेंट्स या साउंड्स होती हैं और जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों, जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो भी हमको सीखना चाहिए। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, इसको अक्सर इंडिया में लोग रेपिटेटिव ऐसे करके पढ़ लेते हैं। रेपिटेटिव नहीं होगा दोस्तों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रिपेटिटिव। रिपेटिटिव, ये इसका उच्चारण है। अगर आप बिल्कुल कमाल का उच्चारण सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में दोस्तों जाके आप कमाल के वीडियोस हैं, उसमें आप देख करके बहुत ही कमाल का उच्चारण सीख सकते हैं। तो इसको बोलेंगे दोस्तों रिपेटिटिव। और सेंटेंस में कैसे यूज़ हो सकता है ये पूरा टर्म, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बनाया। कोई अपने बारे में बता रहा है कि आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। आई हैव अ फ्रेंड हु हैज़ टूरेट्स। मेरा एक दोस्त है जिसको टूरेट्स है, यानी टूरेट्स की बीमारी है, टूरेट्स सिंड्रोम है, ये भी बोल सकते हैं। आई हैव अ फ्रेंड हु हैज़ टूरेट्स सिंड्रोम, और शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं आई हैव अ फ्रेंड हु हैज़ टूरेट्स। तो दोस्तों, ये तो पूरी बीमारी का नाम है। अब ये जो हरकतें करते हैं लोग, जैसे कुछ लोग कंधे ऐसे ऐसे उचकाते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, या ऐसे आँख ऐसे ऐसे करते हैं, या गर्दन को ऐसे ऐसे करते हैं, या आवाज़ निकालते हैं हु ऐसे करके। आप कुछ भी मतलब जिन हरकतों पर, जिन आवाज़ों पर उनका कंट्रोल नहीं होता, तो ये जो हरकतें और ये जो आवाज़ें हैं, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनको बोलते हैं दोस्तों टिक्स। ये प्लूरल में लिखा हुआ है, बहुवचन में। इसका जो सिंगुलर वर्ड होगा वो होगा टिक, बिना एस के। एक हरकत है तो टिक, और एक से ज़्यादा हरकतें हैं तो टिक्स। इसकी क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग है सडन, ब्रीफ एंड रिपेटिटिव मूवमेंट्स। सडन, अचानक से होने वाली, थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए हरकतें होती हैं। एंड रिपेटिटिव, जो बार बार हो। तो ऐसी मूवमेंट्स को ही टिक्स कहते हैं, जो टूरेट्स सिंड्रोम में होती है। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो एक एग्जांपल बनाया दोस्तों। किसी के बारे में कहा जा रहा है शी डेवलप्ड अ टिक इन हर लेफ्ट आई। उसको बाईं आंख में टिक हो गया, यानी ऐसे ऐसे करने की आदत होगी, ऐसे ऐसे। तो पलकें बार बार झपकाना, या एक ही आंख पलक का झपकना, इस तरह की जो मूवमेंट्स है, आप समझिएगा अच्छे तरीके से, इन्हीं को टिक्स कहते हैं। और ये जो पूरी बीमारी है, इसको कहते हैं टूरेट्स सिंड्रोम। तो अक्सर हमने देखा है, हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं, कुछ तो बहुत मशहूर पर्सनालिटीज़ भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो उनको भी ये है कि आंख ऐसे ऐसे कर रहे हैं या कंधे ऐसे ऐसे उचकाते रहते हैं। तो आपने देखा ही होगा टीवी पर या फिल्म्स में। तो दोस्तों, ये है टूरेट्स सिंड्रोम और ये है टिक्स। अब हम आते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है दोस्तों ब्लाइट। ये वर्ड आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खास करके नेटिव स्पीकर्स, अंग्रेज़ लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम में से बहुत लोगों को इसकी मीनिंग ही नहीं मालूम, ये वर्ड ही हमको नहीं मालूम होता, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। ये वर्ड है दोस्तों ब्लाइट, और ये नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन में इसकी मीनिंग पहले मैं आपको बताता हूँ। नाउन के रूप में एन लिखा है दोस्तों, मतलब है नाउन। नाउन के रूप में इसकी मीनिंग होती है अ डिजीज़, एक ऐसी बीमारी दैट डैमेजेस प्लांट्स, दैट डैमेजेस एंड किल्स प्लांट्स। ऐसी बीमारी जो पौधों को नष्ट कर दे,
पौधों को, पेड़ों को ख़त्म कर दे, उनको मार दे, उनको नष्ट कर दे। नाउन में इसकी यही मीनिंग है। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? तो दोस्तों एक एग्जाम्पल है, एक हिस्टोरिकल, एक इतिहास में एक कुछ हुआ था, बहुत बड़ी घटना हुई थी पौधों के मरने की, उसी पर एक एग्जाम्पल है कि नो बॉडी नोज, कोई नहीं जानता, नो बॉडी नोज द रीज़न ऑफ द ग्रेट आयरिश पोटैटो ब्लाइट। आयरलैंड में 1920 के आसपास, आयरलैंड जो देश है, वहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पे जो आलू की फसल थी वो ख़राब हो गई थी। कोई ऐसी बीमारी लग गई थी आलू की फसल में, यही ब्लाइट, जो पूरी फसल ख़राब हो गई थी और करोड़ों का नुकसान लोगों को हुआ था। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो हुआ था, ये जो बहुत बड़ी घटना, जिसकी पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी, एक्चुअली आयरलैंड से शुरू हुआ और ये बहुत जगहों पर फैला था, तो बड़ा नुकसान हुआ था इसका। तो कोई उसका कारण नहीं जानता, यही बताया जा रहा है, नो बॉडी नोज द रीज़न ऑफ द ग्रेट आयरिश पोटैटो ब्लाइट, कि ये जो आलू की जो बीमारी हुई थी इसका रीज़न कोई नहीं जानता, जो आयरलैंड में हुई थी ये बहुत बड़ी बीमारी। ये तो दोस्तों नाउन के रूप में इसका यूज़ है। वर्ब के रूप में इसका यूज़ क्या है? और मैं आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल वर्ब के रूप में ज़्यादा होता है स्पोकन इंग्लिश में। स्पोकन इंग्लिश में ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश में वर्ब के रूप में इसको यूज़ करते हैं ज़्यादा। वर्ब के रूप में इसकी मीनिंग है टू स्पॉइल समथिंग, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। मान लेते कोई पार्टी चल रही है, वहाँ किसी ने आके पार्टी को बर्बाद कर दिया। कोई मैच खेलने वाला था और उसको चैंपियनशिप जीतनी थी, मैच जीतना था, लेकिन उसका दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब वो खेल नहीं पाएगा, तो वो जीत नहीं पाएगा, तो उसका स्पॉइल हो गया चांस पूरा। इस सेंस में यूज़ करना है, टू स्पॉइल समथिंग। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ एक एग्जाम्पल है दोस्तों, एन एक्सीडेंट ब्लाइटेड, एक एक्सीडेंट ने स्पॉइल कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, हिज चांसेस, उसके चांसेस को, उसके पास जो मौका था। एन एक्सीडेंट ब्लाइटेड हिज चांसेस ऑफ विनिंग द मैच, एक एक्सीडेंट ने उसके मैच जीतने की संभावना को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। एन एक्सीडेंट ब्लाइटेड हिज चांसेस ऑफ विनिंग द मैच। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इस वर्ड को, ब्लाइट को, वर्ब के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप भी इसको बोलना स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी बात अच्छी तरह से लोगों के सामने रख सकते हैं। अब जो दोस्तों एक लास्ट में जो एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब नहीं, एक फ्रेज़ है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये स्पोकन इंग्लिश में। हम लोगों को ठीक से मालूम नहीं है, इंडिया में कम चलता है, ये नेटिव स्पीकर्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसीलिए एक्चुअली ये सारे वर्ड्स और टर्म्स नेटिव स्पीकर्स, अंग्रेज़ जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और हमको नहीं मालूम है ठीक से। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनको यूज़ करना स्टार्ट कर सकें और खूब कमाल की अच्छी इंग्लिश बोलें। ये दोस्तों वॉश्ड अप, वॉश्ड अप, ये कब, कहाँ, किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है ऑफ अ पर्सन, ये इंसानों के लिए यूज़ होता है, चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है दोस्तों कि नो लॉन्गर इफेक्टिव और सक्सेसफुल। मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार था, लेकिन अब उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो अब उसकी फिल्म्स नहीं चलती, तो कोई उसको नहीं देखना चाहता। ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा एज हो चुकी तो उसकी फिल्म कम देखते हैं लोग या नहीं देखते हैं। फिर जो नए लोग आ जाते हैं उनकी फिल्म्स देखते हैं लोग, वो सुपरस्टार्स बनते हैं। ये तो टाइम है, टाइम का पहिया चलता रहता है। तो दोस्तों ऐसा आदमी जो अब इफ़ेक्टिव नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान, और अब उस सक्सेसफुल नहीं है, कामयाब नहीं है, तो ऐसे इंसान को बोलेंगे वॉश्ड अप। तो कैसे सेंटेंस में यूज़ होगा? आप बोल सकते हैं, ओह ही इज़ अ वॉश्ड अप एक्टर, ही इज़ अ वॉश्ड अप एक्टर। आप किसी को सामने से बोल सकते हैं, ओह यू आर वॉश्ड अप, कि अब तुम कामयाब नहीं हो, सफल नहीं हो। तो दोस्तों ये सारे जो वर्ड्स हैं और ये जो टर्म्स हैं, आपको इनको यूज़ करना चाहिए और अच्छी इंग्लिश बोलनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप अच्छी तरह से इनको यूज़ करेंगे और अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से आपको इसी तरह के कुछ अनोखे वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा, जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना, अच्छी इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।